नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान देहरादून के शिक्षा निदेशालय पहुंचे और इस मौके पर सीएम धामी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने समग्र शिक्षा के अंतर्गत राज्य में स्थापित विद्या समीक्षा केंद्र का लोकार्पण किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय का भी शिलान्यास किया गया। इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, स्थानीय विधायक उमेश शर्मा काऊ समेत तमाम अधिकारीगण मौजूद रहे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा अपनी तैयारी तेज कर चुकी है और इसी के तहत भाजपा लगातार प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों को लेकर बैठकें भी कर रही है। भाजपा संगठन ने गढ़लाव के टिहरी लोकसभा सीट को लेकर बैठक की। बैठक में उन्होंने टिहरी लोकसभा सीट की सांसद के साथ सभी विधायकों से आगामी चुनाव पर चर्चा की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि बैठक में आगामी चुनाव के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को किस तरह से मनाया जाएगा, इसको लेकर भी चर्चा हुई। नैनीताल के रामनगर में अतिक्रमण के नाम पर किए जा रहे उत्पीड़न के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और इसको लेकर नगर में जुलूस प्रदर्शन निकालकर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में सैकड़ों लोग रेलवे स्टेशन के समीप एकत्रित हुए और वहां से सभी लोग जुलूस निकालते हुए वन परिसर पहुंचे। इस दौरान अतिक्रमण के खिलाफ हो रही कार्रवाई पर प्रदेश सरकार को घेरते हुए सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने कहा कि आज प्रदेश में जहां एक और बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से जनता परेशान है, तो वहीं सरकार अतिक्रमण के नाम पर लोगों को उजाड़ने पर लगी हुई है। उन्होंने कहा कि आज उत्तराखंड में पहले से ही 10,000 से अधिक उद्योग बंद हो चुके हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ गई है। वहीं सरकार महंगाई और बेरोजगारी से निजात दिलाने में जनता को पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार अतिक्रमण को लेकर अध्यादेश लाए। यदि सरकार अपनी तुगलकी फरमान वापस लेकर जनता को राहत नहीं देती है तो सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगी। हम कहना चाहते हैं कि इतनी भयंकर महंगाई में और बेरोजगारी में को देखते हुए इस अभियान को तत्काल बंद किया जाए और जिस तरह सरकार मलिन बस्तियों के लिए अध्यादेश लाई थी, उसी तरह का अध्यादेश ला करके माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की कंप्लायंस करें। अध्यादेश इस समय जरूरी है क्योंकि लोगों ने अपनी पूरी जीवन की पूंजी लगा करके जो संपत्तियां जोड़ी हैं, सरकार वो पीला पंजा लगा करके एक सेकंड में उसको बर्बाद कर दे रही है। इधर ऊधम सिंह नगर में खटीमा के विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने विधानसभा सत्र से लौटने के बाद विधानसभा सत्र में कटौती करने के मामले को लेकर सरकार से सवाल किया। पत्रकारों से रूबरू होते हुए कापड़ी ने कहा कि अन्य राज्यों में विधानसभा सत्र पर्याप्त समय तक चलते हैं, लेकिन उत्तराखंड की सरकार विधानसभा सत्र में कटौती कर उत्तराखंड के जन मुद्दों से भागना चाहती है, क्योंकि संचालन नियमावली के अनुसार एक वर्ष में कम से कम 60 दिन विधानसभा सत्र चलना चाहिए। लेकिन बीते वर्ष केवल 12 दिन ही विधानसभा सत्र चला, जिसमें एक दिन अगर राज्यपाल के अभिभाषण को जोड़ लें तो सिर्फ 11 दिन ही विधानसभा के सदस्यों को अपने प्रश्न को पटल पर रखने का समय मिला। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि विपक्ष को नियम 58 में 4 सवाल और नियम 310 में 1 सवाल उठाने का अवसर मिलता है। इस हिसाब से पिछले वर्ष विपक्ष के विधायक एक वर्ष में सिर्फ 55 सवाल ही उठा पाए। अगर विधानसभा सत्र विधानसभा संचालन नियमावली के अनुसार वर्ष में पूरे 60 दिन चलता तो 300 सवाल उठाए जाते। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, अन्य राज्यों में सत्र पर्याप्त दिनों तक चलता है। हमारी जो विधानसभा संचालन नियमावली है, उस नियमावली में लिखा गया है कि विधानसभा का सत्र एक वर्ष में 60 दिन चलना चाहिए, लेकिन पिछले वर्ष हमारा विधानसभा का सत्र सिर्फ 12 दिन चला। तो कहाँ 60 दिन और कहाँ 12 दिन। एक दिन में विपक्ष को नियम 58 में 4 क्वेश्चन, 310 में 1 क्वेश्चन, 5 सवाल मिलते हैं। तो 12 दिन में एक दिन गवर्नर का भाषण होता है। 11 दिन का सत्र हम अगर माने तो 55 सवाल हम उठा पाए हैं। अगर सत्र पूरा चलता तो हम 300 सवाल उठा पाते। जनता के हर उस बात को हम विधानसभा के पटल के माध्यम से सरकार के सामने रख पाते जिसमें जनता त्रस्त है।
इधर हरिद्वार में सेवा योजना द्वारा 22 सितंबर को रोजगार मेले का आयोजन कराया जाएगा। रोजगार मेले में विप्रो, आईटीसी, पतंजलि जैसी कई बड़ी कंपनियों में 1,500 से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। रोजगार मेले का आयोजन हरिद्वार के SMJNPG कॉलेज में कराया जाएगा। जिला सेवा योजना कार्यालय में रजिस्टर्ड सभी अभ्यर्थियों को रोजगार मेले में प्रतिभाग करना पड़ेगा और इसके अलावा NCS पोर्टल पर रजिस्टर्ड कैंडिडेट भी रोजगार मेले में पहुंचकर नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस बारे में जिला सेवा योजना अधिकारी उत्तम कुमार ने बताया कि रोजगार मेले के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। ज्यादा से ज्यादा युवक और युवतियों को रोजगार मुहैया हो सकेगा और इसके लिए विभाग लगातार काम कर रहा है। इधर उत्तराखंड में डेंगू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रदेश में बढ़ता डेंगू का प्रकोप सरकार और प्रशासन के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू से निपटने के लिए कोरोना की तर्ज पर ही काम करना शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य सचिव R राजेश कुमार के अनुसार पूरे प्रदेश में 1130 डेंगू के मामले अब तक आ चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी जनपद में डेंगू के मामले आए हैं। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि डेंगू से निपटने के लिए दिशा निर्देश और गाइडलाइंस दोनों ही जारी कर दिए गए हैं। अब देहरादून में शुरुआती चरण में कंटेनमेंट जोन डेंगू को लेकर बनाने का काम किया जा रहा है और इन सभी कंटेनमेंट जोन में नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी वहां पर निरीक्षण करेगी। तो डेंगू मैनेजमेंट के संबंध में समय समय पे स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें कोविड प्रॉपर मैनेजमेंट से लेके प्रिवेंटिव मेजर्स एंड ट्रीटमेंट इत्यादि के संबंध में विस्तृत गाइडलाइंस हम लोगों ने समय समय पे जारी किया है। आज भी हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन देहरादून के साथ VC की है और एक कंटेनमेंट जोन हम लोग बना रहे हैं जहां पे 5 केसेस से ज़्यादा आ रहे हैं और कंटेनमेंट जोन वार हमने नोडल अधिकारी तैनात किया है और उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट से भी स्टाफ रहेगा, नगर निगम से भी स्टाफ रहेगा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बाकी जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं, उनके ओर से भी स्टाफ डिप्यूट किया जाएगा और एक हम लोग माइक्रो कंटेनमेंट प्लान आज से हम लोग इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। इधर चमोली के जोशीमठ में आई आपदा पर एक बार फिर सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। स्थानीय विधायक राजेंद्र भंडारी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जोशीमठ आपदा को कई महीने बीत गए लेकिन लोगों की समस्याओं का अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि 400 से ज्यादा परिवारों को आपदा प्रभावितों के रूप में चिन्हित किया गया लेकिन अभी तक केवल 80 परिवारों को मुआवजा दिया गया है। वहीं इन आरोपों के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस के नेता भ्रामक खबरें फैला रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जितने लोगों को चिन्हित किया गया है उन सभी को मुआवजा दिया जा चुका है और सरकार आपदा प्रभावितों के प्रति गंभीर है। जोशीमठ के अंदर पिछले 4 महीने से भारी आपदा आई हुई है। सरकार वादे और बातें बहुत बड़ी बड़ी करती है, सपने भी बहुत दिखाती है, परंतु धरातल पे कुछ भी नहीं हुआ है। केवल 80-82 परिवारों को मुआवजा दिया गया है और 400 से ऊपर परिवार जो है नामांकित है, रेखांकित है, आइडेंटिफाई है, उनको आज तक मुआवजा नहीं मिल पाया और ये बहाना लगाया जा रहा है कि सरकार के पास पैसा नहीं है। अब हकीकत क्या है ये तो सरकार जाने। जोशीमठ आपदा से बुरी तरह से ग्रस्त है, लैंडस्लाइड हो रही है, आज भी खिसक रहा है। सुनील के अंदर अभी 1 महीने पहले बहुत बड़ा जो है लैंडस्लाइड हुआ है और बड़े बड़े बोल्डर और बड़े बड़े जो है वहां पर जो है पेड़ जो है नीचे खिसक रहे हैं। रुड़की में गंग नहर किनारे स्थित प्रशासनिक भवन में भारतीय किसान यूनियन रोड के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में भारतीय किसान यूनियन रोड के राष्ट्रीय अध्यक्ष पदम सिंह रोड के नेतृत्व में ट्रैक्टर महारैली बुलाने का ऐलान किया गया। इस ऐलान के बाद 26 सितंबर को हजारों की संख्या में किसानों के पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। भारतीय किसान यूनियन रोड के राष्ट्रीय अध्यक्ष पदम सिंह रोड ने कहा कि बरसात के कारण बर्बाद हो चुके किसानों की फसल पूरी तरह से खराब हो चुकी है लेकिन सरकार उचित मुआवजा नहीं दे रही है। इसके साथ ही चकबंदी में लगातार भ्रष्टाचार किया जा रहा है लेकिन कोई ध्यान नहीं दे पा रहा, जिसके चलते 26 सितंबर को ट्रैक्टर महारैली बुलाने का ऐलान किया गया है। वहीं इस बैठक में बड़ी संख्या में भारतीय किसान यूनियन रोड के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे। उसमें हम यहाँ किसान होगा अपना अपना प्रदर्शन करेगा। यहाँ से जो सरकार या जो सोरी से करने को जूनी रहेंगे इसे खोलने के लिए किसान सड़कों पर आ रहा है। उसे लेकर हम यहाँ एक महारैली कर रहे और अपनी बात यहाँ जोरदार ढंग से सरकार के सामने रखा। क्या मांगे पता ही सब तो हमारी फिलहाल आपदा की जो हमारा फसल खराब है, गन्ना खराब हो गया, धान खराब हो गया, उन मुद्दों को लेकर
सब कुछ चकबंदी में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, बीडी में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। यही सब समस्या किसानी की तो रहेगी। कम से कम भी यहाँ से 12,000 रुपये बीघा पड़ती मुआवजा मिलना चाहिए। इधर अल्मोड़ा के द्वाराहाट तहसील में द्वाराहाट ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख और तमाम ग्राम प्रधानों ने उप जिलाधिकारी सुनील कुमार से मिले और अपनी अपनी समस्याएं बताईं। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख दीपक किरोला ने कहा कि खीरो घाटी पेयजल योजना का द्वितीय चरण जारी है, जबकि प्रथम चरण का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ। ग्राम प्रधानों ने कहा कि बिना ग्राम प्रधानों को विश्वास में लिए जल संस्थान एनजीओ के माध्यम से सर्वे कराकर कार्य का टेंडर भी करा चुकी है, लेकिन किसी भी ग्राम प्रधान को इस बाबत कोई जानकारी नहीं दी गई है और ग्राम प्रधानों से एनओसी मांगी जा रही है। वहीं इस मामले में उप जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया है। वहीं उप जिलाधिकारी सुनील कुमार ने नगर पंचायत के कर्मचारियों को उन मकानों का चिन्हीकरण करने के साथ साथ जुर्माना वसूलने के आदेश भी दिए हैं। पौड़ी में हाल ही में 5 साल की बच्ची को अपना शिकार बनाने वाले आदमखोर गुलदार को शिकारी दल की टीम ने मार डाला। लोगों से मिल रही शिकायतों के बाद वन विभाग की टीम दबाव में आई और प्रशासन से गुलदार को पकड़ने और उसे मारने के लिए अनुमति ली। वहीं पिछले दिनों से जारी गुलदार की खोज में बैठी टीम पर गुलदार ने हमला कर दिया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में टीम ने गुलदार को शूट कर दिया और जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। इधर मसूरी के भट्टा फॉल स्थित एक होटल में लाश मिलने के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए हत्यारे मृतक सगे भाई बहन बताए जा रहे हैं। दरअसल 10 सितंबर को भट्टा फॉल स्थित एक निजी होटल में लाश मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक कपिल चौधरी की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए मसूरी थाना के नेतृत्व में कार्रवाई शुरू की गई। इसको लेकर एसओजी देहरादून के साथ 3 टीमों का गठन कर मामले की पड़ताल शुरू की गई है। सीसीटीवी कैमरों को खंगालने के बाद पुलिस को मृतक की गाड़ी का सुराग हाथ लगा, जिसे वारदात को अंजाम देने के बाद 2 लोगों के द्वारा लेकर फरार हो गया था। वहीं मामले की छानबीन करते हुए पुलिस ने मृतक की गाड़ी के साथ 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। हरिद्वार के बैरागी कैंप क्षेत्र में बुजुर्ग की हत्या से सनसनी मच गई है। कनखल थाना क्षेत्र के निजी आश्रम में बुजुर्ग अशोक चिड्ढा का शव लहूलुहान हालत में मिला। बुजुर्ग की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आपको बता दें कि हाल ही में विष्णु घाट के पास 22 साल के एक युवक की गोली मारकर हत्या हुई थी। अभी पुलिस युवक के हत्याकांड से पर्दा उठा भी नहीं पाई थी कि इलाके के दूसरे हत्याकांड ने पुलिस को चुनौती दे दी है। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। बैरागी कैंप एरिया है, यहाँ पर डॉक्टर अशोक चड्ढा जी रहते थे। यहाँ बीच बीच में आते थे, इनका आवास अन्य जगह भी है। यहाँ पर सुबह आ जाते थे, जनरली शाम को अपने घर वापस चले आते थे, क्योंकि आवास यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर कुछ दिनों से उन्होंने किराएदार भी रखा था, जो अभी यहाँ पर नहीं है, और इनकी गला काटकर हत्या करने का भी जो मिला है बॉडी के एग्जामिनेशन से, तो ऐसा लगता है कि जो यहाँ पर किराए पर रह रहा हो, कहीं उसने कोई आपराधिक वारदात को अंजाम ना दिया हो। बाकी एक केयर टेकर भी है, उनके अनुसार ये घटना करीब शाम की है। जब वो वापस आए 2-3 घंटे बाद, तब उनको डेड बॉडी दिखी और पुलिस को सूचना दी गई। इधर रामनगर में एक ऐसा मामला सामने आया जहां एक महिला ने अपनी पहली शादी की जानकारी छुपाकर एक युवक से दूसरी शादी रचा ली। मामले में कोतवाली पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर इस युवक की पत्नी सहित 4 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी के साथ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच को शुरू कर दिया है। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि रामनगर निवासी मनीष अग्रवाल ने पुलिस को तहरीर देते हुए आरोप लगाते हुए कहा कि ग्राम पाटकोट की रहने वाली महिला ने अपने आप को कुंवारी बताकर उससे शादी कर ली, जबकि महिला पहले से ही शादीशुदा है और उसने धोखाधड़ी से उससे शादी की थी। जब उसे इसका पता चला तो उसने विरोध किया, तो महिला ने उसे फंसाने की धमकी दी और महिला के इस काम में कुछ उसके रिश्तेदार और परिवार वाले भी शामिल रहे। आपको बता दें कि युवक को शादी के बाद पता चला कि महिला पहले से शादीशुदा है। पूरे मामले में युवक न्याय के लिए कोर्ट में गया था, जिसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस में मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर महिला सहित 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच पड़ताल को शुरू कर दिया है। हरिद्वार में पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्यों को पकड़ा है। वाहन चेकिंग के दौरान कनखल थाना पुलिस ने इस पर कार्रवाई को अंजाम दिया और इस दौरान पुलिस को 10 मोटरसाइकिल और स्कूटी बरामद हुई है। आरोपी पिछले कई दिनों से अलग अलग थानों के क्षेत्र में वाहन चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। मिली जानकारी के अनुसार तीनों आरोपी युवक लक्सर क्षेत्र के भिक्कमपुर गांव के रहने वाले हैं, जिनमें से एक आरोपी बीएससी का छात्र है, जबकि 2 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं।
चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।